समुद्री जहाज पर बहू का ससुराल और खेती। गांव का एक घर है। रात का समय है। आंगन में चटाई बिछी और पूरा परिवार गंगा देवी, रघुनाथ, सागर और नैना एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर क्या था बापू, सरपंच जी का पैर फिसला और सीधा गिर पड़े कीचड़ में। उन्हें देखकर सारे गांव वाले जोर जोर से हंस रहे थे। अरे चुप कर पगली, कोई सुन लेगा तो कहेगा कि रघुनाथ की छोरी सरपंच का मजाक उड़ा रही है। ले बेटा सागर, थोड़ी दाल और ले। दाल परोसते परोसते अचानक गंगा देवी बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। माँ क्या हुआ? अरे आंखें खोलो माँ, बाबू जल्दी पानी लाओ। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया अचानक? रघुनाथ जल्दी से पानी के छींटे मारते हैं। कुछ देर बाद गंगा देवी धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। अरे काहे घर सिर पर उठा रखा है तुम सबने? मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अभी हमारी जान निकल गई थी माँ। ऐसे थोड़े होता है कि आप अभी अभी भली चंगी हंस रही थी और अचानक गिर पड़ी। बापू कल सुबह सबसे पहले हम इन्हें शहर वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे पागल हो गया है क्या? डॉक्टर के पास क्यों जाना? अब उम्र हो गई है तेरी माँ की। दिन भर काम करके शरीर थोड़ा थक जाता है। तू बस अपने काम पर ध्यान दे मेरे लाल, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। अगली शाम का समय। समंदर के बीचों बीच सागर अपनी मोटर बोट में ढेर सारा सामान लादे जा रहा है। तभी अचानक बोट का इंजन बंद हो जाता है। अरे चालू हो जा भाई, अभी क्यों धोखा दे रहा है? अरे सागर पूरी ताकत लगाता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता और तभी मौसम बिगड़ने लगता है। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? रात हो गई है, मौसम बिगड़ रहा है और बोट भी खराब हो गई है। अगर ये माल समय पर सेठ तक नहीं पहुंचा तो वो मुझे काम से निकाल देगा और इस तूफान में मैं घर कैसे लौटूंगा? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तभी एक छोटी मोटर बोट तेजी से सागर की तरफ आती है। उस बोट पर झुमकी खड़ी थी। अरे इतनी रात गई, इस तूफान के बीच समुद्र में क्या कर रही हो? मेरी बोट खराब हो गई है। बोट का इंजन चालू नहीं हो रहा है। इस पर सेठ का बहुत कीमती माल लदा है। अगर सुबह तक नहीं पहुंचा तो वो मुझे काम से निकाल देगा। और मौसम देख रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घबराओ मत, ये रस्सी पकड़ो और अपनी बोट की आगे बांध दो। मैं तुम्हारी बोट को खींचकर अपने गांव के किनारे तक ले चलती हूँ। पर तुम्हारी ये छोटी बोट मेरी इस भारी बोट को खींच पाएगी क्या? तुम बस रस्सी मजबूती से बांधो, बाकी मुझ पर और मेरी बोट पर छोड़ दो। झुमकी एक मोटी रस्सी फेंककर सागर की बोट को अपनी बोट से बांधती है और फिर उसे किनारे तक खींच लाती है। और फिर झुमकी अपने छोटे से घर में चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। लो खाना खा लो, समुद्र की ठंडी हवा लग रही है। गरम खाना खाओगे तो जान में जान आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना आती तो शायद मैं और मेरी बोट दोनों समंदर में समा जाते। पर मेरा सारा माल उसी बोट में है। अगर सुबह तक सेठ को माल नहीं पहुंचा तो वो बहुत नुक्स सुनाएगा मुझे। मेरा नुकसान हो जाएगा। फिक्र मत करो, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं तुम्हारी बोट ठीक कर दूंगी। तुम कैसे ठीक करोगी? समुद्र किनारे पली बड़ी हूँ। इन लहरों और मशीनों से मेरी पुरानी दोस्ती है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बोट सुबह तक ठीक हो जाएगी। आधी रात का समय हो जाता है। झुमकी समंदर किनारे खड़ी सागर की बोट को ठीक कर रही थी। सागर दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। कैसी लड़की है ये? किसी अनजान की मदद के लिए पूरी रात अपनी नींद खराब कर रही है। इस टाइम शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी अनजान के लिए इतना कुछ कर सकता है। सागर झुमकी के पास जाता है। बहुत रात हो गई है, तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। थकावट तो तब होगी ना जब काम पूरा होगा। बस थोड़ा सा काम और बाकी है। काम खत्म करके ही मुझे सोना अच्छा लगता है। तुम बहुत अलग हो, बहुत ज्यादा अलग। अगली सुबह तक बोट झुमकी ठीक कर देती है। सुबह होते ही सागर अपनी बोट लेकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। सागर अपने घर वापस आ चुका था। पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। सागर, आज सरपंच जी की पत्नी आई थी। वो तेरी शादी की बात छेड़ रही थी और बोल रही थी कि अब तो अपने बेटे की शादी कर दो। और वैसे तो ठीक ही कह रही थी, तेरी उम्र भी हो गई है अब, और तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ लूं जो इस घर को सही से संभाल सके। माँ, लड़की तो एक है। कल रात जब मैं समंदर में फंस गया था ना, तो उसी ने मेरी जान बचाई। रात भर जागकर मेरी बोट ठीक की और मुझे खाना भी खिलाया। ओहो, तो भैया का दिल समुद्र में किसी जलपरी पर आ गया है। अरे वाह, इस कलयुग में भी ऐसी दयालु लड़कियां हैं जो अनजानों के लिए रात भर जागती हैं।
सच कहूं तो वो लड़की तो साक्षात लक्ष्मी होगी, जिसके भी घर जाएगी भाग खोल देगी। अगर माँ को वो इतनी पसंद है तो फिर देर किस बात की है, मुझे उसे एक बार फिर मिलना ही होगा। अगले दिन शाम का समय है। झुमकी समंदर किनारे खड़ी है। तभी सागर अपनी बोट लेकर वहां पहुंचता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम, बोट फिर से खराब हो गई है क्या? बोट तो ठीक है, पर मेरे दिल का इंजन थोड़ा सा खराब हो गया है। झुमकी, कल रात तुमने मेरी बोट नहीं मेरी जिंदगी बचाई थी। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। मेरी माँ को एक संस्कारी बहू चाहिए और मुझे एक अच्छी पत्नी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे पास देने को कुछ है, ना कोई मेरा कन्यादान करने वाला है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और आज से मैं हूँ तुम्हारा अपना। मेरी माँ तुम्हें बहू नहीं बेटी बना कर रखेंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। समय बीत जाता है और सागर झुमकी की शादी हो जाती है। झुमकी अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। आज उसका गृह प्रवेश हो रहा था। अरे गंगा, तेरे तो सच में भाग खुल गए। चांद से बहू आई है तेरे अंगना में। अरे काकी, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है, इसके तो चर्चे पूरे गांव में है। ये वही लड़की है ना जो समुद्र में खराब से खराब बोट की मोटर को चुटकियों में ठीक कर देती है। हाँ काकी, मेरी बहू में तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वास है। मेरी तो बरसों की मुराद पूरी हो गई आज। कुछ समय बीत जाता है और झुमकी का गृह प्रवेश हो जाता है। गृह प्रवेश के बाद सारा परिवार हॉल में बैठा था और बातें कर रहा था। क्या हुआ भाभी, आप ऐसी चुप चुप क्यों हो? हमारी कोई बात बुरी लगी क्या? अरे नहीं नैना, मुझे तो आज तक किसी ने इतनी प्यार से डांटा भी नहीं। मैं तो बचपन से अनाथ रही हूँ और आज इतने सारे लोगों को अपना परिवार बुलाने में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। पगली, अनाथ कैसे है तू? आज से ये तेरा ही घर है। और सुन ले, तो इस घर की बहू बाद में है, मेरी सबसे बड़ी बेटी पहले है। आज के बाद कभी अपनी आंखों में आंसू मत लाना, वरना ये माँ बहुत डांटेगी तुझे। अगली सुबह झुमकी सबसे जल्दी उठती है, घर का सारा काम करने लगती है। तभी गंगा देवी उठती हैं और उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे बिटिया, तू इतनी सुबह उठ गई, मुझे उठा लेती ना, मैं तेरी मदद कर देती। पहली रसोई है, अकेले इतना काम कैसे करेगी तू? झुमकी उठती है और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ जी, आप बैठिए, आपने उम्र भर घर रसोई संभाली है, अब आराम करें। जब तक मैं हूँ आपको सुबह उठकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ समय बीत जाता है और झुमकी सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है और फिर सभी को परोसती है। वाह, मजा आ गया। माँ, आज तक तो मुझे लगता था कि आपके हाथ का खाना ही दुनिया में सबसे बढ़िया है, पर झुमकी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे, तो पहली रसोई का नेक भी तो देना पड़ेगा ना। ये लो बिटिया, मेरी तरफ से तुम्हारा शगुन। सभी घर वाले झुमकी को शगुन देते हैं और कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। दोपहर को झुमकी की मुंह दिखाई की रस्में चल रही थी। अरे गंगा बहू तो एकदम गुलाब के फूल जैसी है, और सुना है काम में भी बड़ी होशियार है। तो सच में किस्मत वाली निकली। अरे किस्मत तो मेरी बहू की भी अच्छी है, जो उसे मेरे जैसा परिवार मिला है ना झुमकी? बिल्कुल माँ जी, मेरी तो पूरी दुनिया ही आप लोग हो। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। सारा परिवार आंगन में बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। भैया, आप भी ना, मतलब कुछ भी बोलते हो। माँ देखो ना भैया को। अरे ये तो बचपन से ही ऐसा। तभी अचानक गंगा देवी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। माँ जी, आंखें खोलिए। बापू, जल्दी चलो, इन्हें पास वाले डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सभी घर वाले गंगा देवी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर थोड़ी देर तक गंगा देवी का चेकअप करता है और फिर बाहर आता है। देखिए सागर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बिना देरी करे इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। मामला कुछ सीरियस लग रहा है। पूरा परिवार जल्दी से गंगा देवी को शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर गंगा देवी का चेकअप करके बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी गंगा ठीक तो है ना? उसे बस थोड़ी कमजोरी आई होगी। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता। हमने सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। आपकी पत्नी को कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का। कैंसर? नहीं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ तो एकदम फिट है। देखिए सागर, बीमारी अंदर ही अंदर बहुत फैल चुकी है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुश्किल से इनके पास 1 या 2 महीने का समय बाकी है। अब बस आप इनके साथ जितना अच्छा वक्त बिता सकते हैं बिताइए।
डॉक्टर साहब, मेरी माँ जी बहुत अच्छी है, आप पैसा जितना मांगोगे हम देंगे, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। बेटी, मेडिकल साइंस में इस स्टेज का कोई इलाज नहीं है, वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। तो क्या हम उन्हें ऐसे ही घुट घुट कर मरता हुआ देखें? दवाइयां काम नहीं करेंगी बेटी, लेकिन हाँ, एक चीज है जो शायद काम कर जाए, खुशी। अगर मरीज अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो, अगर उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो जाए जो उसे जिंदगी से जोड़ दे, तो शायद वो 1-2 महीने का वक्त थोड़ा और बढ़ जाए। समय बीत जाता है। सभी घर वाले गंगा देवी को वापस घर ले आते हैं। शाम का समय हो गया था। सभी घर वालों के आगे खाना रखा हुआ था, लेकिन कोई भी खाना खा नहीं रहा था। अरे मेरे पागलो, ये क्या मुंह लटका कर बैठे हो सबके सब? खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। भूख नहीं है माँ। मेरा प्यारा भोला बेटा, डॉक्टर ने ही तो कहा है कि 1-2 महीने हैं, तो क्या हुआ? 1-2 महीने कोई कम होते हैं क्या? इन 60 दिनों में हम इतने मजे करेंगे, इतनी यादें बनाएंगे कि पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगी। मौत तो सबको आनी है बेटा, तो फिर इन बचे हुए दिनों को रो रो कर क्यों बर्बाद करना? अरे तू सच में पत्थर की बनी है गंगा। अरे मैं तो वैसे भी गांव की शेरनी हूँ। चलो अब सब चुपचाप खाना खाओ। नैना, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, एक रोटी और देना मेरी बच्ची। अगली सुबह झुमकी सुबह जल्दी उठकर किचन में गंगा देवी की पसंद का गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती है। माँ जी, देखिए आज आपकी लाडली बहू ने आपके लिए क्या बनाया है, एकदम गरम गरम पोहा और आपकी फेवरेट जलेबी। अरे वाह मेरी बच्ची, तेरे हाथों के स्वाद का तो जवाब ही नहीं। ला जल्दी से, मुंह में पानी आ रहा है। गंगा देवी जैसे ही नाश्ता खाने लगती है, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? सागर, बाबूजी जल्दी आओ। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। गंगा देवी घर के बाहर खड़े होकर खुद से बात कर रही थी, तभी झुमके पानी लेने उठती है और छुपकर गंगा देवी की बातें सुनने लगती है। हे भगवान, जिंदगी भी कैसा खेल खेलती है। मैंने तो क्या क्या सपने सजाए थे। सोचा था जब जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज होगा, उसी में मेरा घर होगा। मैं वहां आराम से खड़ी होकर पानी के लहरों को देखूंगी और अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जीऊंगी। पर मुझे क्या पता था कि टिकट इतनी जल्दी कट जाएगा। माँ जी का इतना बड़ा सपना, और उन्होंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। अगली दोपहर गंगा देवी अपने कमरे में एक पुरानी डायरी के पन्ने पर कुछ ड्राइंग बना रही थी। तभी झुमकी हाथ में चाय का कप लेकर वहां आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तू आ गई, रख दे चाय। माँ जी, बाहर आपको वो सरपंच जी की पत्नी बुला रही हैं, कह रही थी बहुत जरूरी काम है। अच्छा, मैं अभी देख कर आती हूँ, तू चाय ढक कर रख दे। गंगा देवी जैसे ही कमरे से बाहर आती है, झुमकी तुरंत वो पन्ना देखती है जिस पर गंगा देवी ने ड्राइंग की थी। उस पन्ने पर एक बहुत बड़ा और सुंदर सा जहाज बना था। वो जहाज समुद्र के बीच में है और उस पर एक छोटा सा घर बना है और उस जहाज पर एक परिवार खड़ा हंस रहा है। माँ जी, आपने मुझे बहू नहीं अपनी बेटी माना है ना? अब ये बेटी आपको ये सपना अधूरा नहीं रहने देगी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको बहुत बड़ी खुशी मिले तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। बस अब आप फिक्र मत कीजिए। आपका सपना है ना समुद्र के बीचों बीच जहाज में घर लेने का, वो मैं पूरा करूंगी। अगली सुबह झुमकी अपने गांव जाती है और अपने पुराने दोस्त चंदा और बब्बन से मिलती है। चंदा, बब्बन, मुझे एक बहुत बड़ा और मजबूत जहाज बनाना है। कोई छोटी मोटी बोट नहीं, एक ऐसा जहाज जो समुद्र के बीच लहरों से लड़ सके, जिसमें रहने के लिए कमरे हों और सारी सुख सुविधाएं हों। अरे हो झुमकी रानी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? टाइटैनिक बनाना है क्या तुझे? ये संभव नहीं है। हम ठहरे गरीब मछुआरे, इतना बड़ा जहाज हम 3 लोग कैसे बनाएंगे? बकवास बंद कर बब्बन, ये झुमकी है जो ठान ले करके दिखाती है। पर झुमकी, बात इसकी सही है, मेहनत बहुत लगेगी, हम दिन रात लगेंगे, पर क्या ये हो पाएगा? होना पड़ेगा चंदा, ये किसी व्यापार के लिए नहीं, मेरी माँ जी की जिंदगी का सवाल है। हम तीनों मिलकर अपने हाथों से वो जहाज बनाएंगे। बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए, बोलो दोगे साथ? अरे अब तूने माँ जी का नाम ले लिया तो ये बब्बन पीछे कैसे हटेगा? जान लगा देंगे हम। पर देख झुमकी, मेहनत तो हम कर लेंगे, लेकिन जहाज बनाने के लिए बड़ी बड़ी मोटर चाहिए होंगी, वेल्डिंग का सामान, जनरेटर, इन सब में तो बहुत पैसा लगेगा। वो रोकड़ा हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ झुमकी, बब्बन सही कह रहा है। पैसे की फिक्र तुम लोग मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जहाज के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो मैं कमाऊंगी, तुम बस काम शुरू करने की तैयारी करो।
झुमकी जल्दी से गांव के किराने वाले के पास पहुंचती है। लाला जी, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। मैं सुबह से लेकर रात तक आपकी दुकान का सारा माल चढ़ाने उतारने का काम करूंगी। बस मुझे अच्छे पैसे चाहिए। लाला जी मान जाते हैं। झुमकी दिन भर चिलचिलाती धूप में बोरे उठाती है और शाम को जो पैसे मिलते हैं उन्हें लेकर वो मार्केट जाती है और वहां से जनरेटर और मोटर के पार्ट्स खरीदती है और फिर थोड़ी देर तक जहाज का काम करके थक कर वो अपने घर पहुंचती है। इतनी रात गए कहाँ से आ रही है बहू, और ये तेरी हालत कैसी हो रही है? सुबह की गई है तू, इस वक्त लौट रही है। वो माँ जी, मैं तो वो बस गांव वाली बड़ी मंदिर में गई थी। वहाँ भजन कीर्तन चल रहा था ना, तो पंडित जी ने रुकने को कह दिया। आपके लिए ही मन्नत मांग रही थी। मन्नत मांगने के लिए क्या रात के 11 बजे तक रुकना जरूरी है? अब जा, हाथ मुंह धो, खाना खा और सो जा। झुमकी चुपचाप अपने कमरे में जाती है, खाना खाती है और सो जाती है। अगली सुबह झुमकी फिर से अपने गांव पहुंचती है। समंदर किनारे पहले से ही बब्बन और चंदा जहाज के काम में लगे हुए थे। आ गई हमारी महारानी। देख झुमकी, तेरी इस टाइटेनिक का काम बस खत्म ही समझ। कल रात जो इंजन सेट किया था वो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। सच में झुमकी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम तीनों ने मिलकर ये महल खड़ा कर दिया। हमारी दिन रात की मेहनत रंग लाई है। बस कुछ दिन और, फिर देखना मेरी माँ जी इस जहाज को देखकर अपनी सारी बीमारी भूल जाएंगी। चलो जल्दी से बाकी का काम निपटाते हैं। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। झुमकी सारा काम खत्म करके थकी हारी वापस अपने घर लौटती है। कहाँ थी तू? जवाब दे झुमकी, तूने इस घर को सराय समझ लिया है क्या? जब मर्जी आई, जब मर्जी चली गई और फिर लौट आई। माँ जी, वो मैं। क्या वो मैं? एक तो मेरी बीमारी ने मुझे खाट पर डाल दिया है, ऊपर से तू मेरी जान निकालने पर तुली हुई है। गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। झुमकी बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह झुमकी अपने गांव जा रही थी, तभी गंगा देवी उसे रोक लेती है। रुक जा वहीं, आज तो इस चौखट के बाहर पैर नहीं रखेगी। और सच सच बता, कहीं तेरा बाहर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? कौन है वो जिसके लिए तू इस बीमार सास और अपने पति को धोखा दे रही है? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तो और क्या सोचूं मैं? माँ बस करो, बहुत हो गया। अब ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो झुमकी को? तू इसके बीच में मत पड़ सागर। तू नहीं जानता दुनिया कैसी है। दुनिया कैसी भी हो माँ, पर मेरी झुमकी कैसी है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर ये बाहर जा रही है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। झुमकी दुखी होकर वहां से चली जाती है और सीधे अपने गांव पहुंचती है। अरे क्या हुआ झुमकी, तू रो क्यों रही है? देख हमारा जहाज पूरा हो गया, अब रोने का नहीं हंसने का वक्त है। ये आंसू दुख के नहीं बब्बन, खुशी के हैं। देखो हमारा जहाज तैयार होकर कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर अब इंतजार किस बात का है? चल चलकर माँ जी को लेकर आ। हाँ चंदा, कल सुबह मैं अपनी पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आऊंगी। और सुन चंदा, तूने बड़ी बड़ी मोटर बोट सिलाई हैं। कल इस जहाज को तू ही ऑपरेट करेगी। कल एकदम तैयार रहना, मेरी माँ जी का गृह प्रवेश है इस जहाज में। अगली सुबह झुमकी अपने पूरे परिवार को लेकर समुद्र किनारे आती है और सबको अपना बनाया हुआ जहाज दिखाती है। सभी जहाज को देखकर हैरान रह जाते हैं। जहाज सच में बहुत बड़ा और अच्छा था। ये क्या है झुमकी, इतना बड़ा जहाज? ओह माय गॉड, ये तो किसी फिल्म के जहाज जैसा है। पर भाभी, ये है किसका? ये माँ जी का जहाज है। ये आपका अपना समुद्र वाला आशियाना है। मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची, तूने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया और मैं अंधी तुझे उल्टे सीधे ताने मारती रही, तुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दे बिटिया। अरे ये क्या कर रही हैं माँ जी? आप मेरी माँ हैं, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का। और अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना, तो रात बिरात घर लौटने पर वो भी यही सोचता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तू बहू नहीं है मेरी, तू तो साक्षात देवी है, जिसने इस बीमार बूढ़ी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात एक कर दिया। मेरे सारे पुण्यों का फल है तू मेरी बच्ची। तभी चंदा वहां आती है। आइए माँ जी, आपके इस तैरते हुए महल में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। पूरा परिवार सीढ़ियों से जहाज पर चढ़ता है। फिर चंदा जहाज स्टार्ट करती है और जहाज समुद्र में आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुका था। जहाज के खुले हिस्से में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगी थी और डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना लगा हुआ था। सारा परिवार वहां बैठा था। वाह झुमकी, समुद्र के बीच में तेरे हाथ के ये मटर पनीर खाने का जो स्वाद आ रहा है ना,
ऐसा लग रहा है जैसे किसी 7 सितारा होटल में बैठा हुआ हूँ। वाह, खाना तो मजेदार है। ये जहाज वाला आइडिया भी कमाल है। बचपन याद आ गया। सही कहा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जवान हो गई हूँ। मेरी तो सारी बीमारी ही हवा हो गई। माँ जी, बस आप ऐसे ही हंसती रहा करो। जब आप मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में दिवाली आ गई हो। आप ऐसे ही खुश, बहुत अच्छी लगती हो। ये सब तेरी वजह से ही है मेरी बच्ची। ऐसी कुछ समय बाद पूरा परिवार गांव के घर को ताला लगाकर थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेकर जहाज पर रहने के लिए चले जाते हैं। ऐसी अगली सुबह गंगा देवी सूर्योदय देख रही थी, तभी नैना उनके पास आकर कहती है, क्या बात है माँ, आज तो आप तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। हाँ नैना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने तो मान लिया था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, पर तेरी भाभी ने सब कुछ बदल दिया। हाँ माँ, भाभी कोई आम इंसान नहीं है, वो जादूगर है, जादूगर। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। सूरज डूब रहा था। गंगा देवी खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। नजारा तो बहुत सुंदर है, पानी ही पानी, पर काश यहाँ थोड़ी हरियाली भी होती, हमारे गाँव के खेतों जैसी। वो ताजी हवा, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और वो पेड़ पौधों वाली फीलिंग। अगर यहाँ थोड़े फूल पत्ते होते ना तो आत्मा को एकदम सुकून मिल जाता। दूर खड़ी झुमकी ये सब सुन रही थी। अच्छा माँ जी, अब आपको खेतों वाली हरियाली चाहिए? ठीक है, अब बस आप देखती जाइए कि आपकी झुमकी आपके लिए क्या क्या करती है। आपके दिल से निकली हर ख्वाहिश को अगर मैंने सच नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी झुमकी नहीं। रात हो जाती है। झुमकी सीधे जहाज के कंट्रोल केबिन में पहुंचती है जहां चंदा बैठी हुई थी। चंदा, एक नया काम आ गया है, हमें इस जहाज पर खेती करनी है। क्या खेती? अरे ओ महारानी, दिमाग तो ठिकाने है तेरा। ये जहाज है लोहे का, कोई गांव का खेत नहीं है, तो यहाँ खेती कैसे करेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है झुमकी। मुझसे ये नहीं हो सकता वाले शब्द मत बोल चंदा। मेरी सासू माँ ने कहा है कि उन्हें यहाँ हरियाली चाहिए तो मतलब चाहिए, उन्हें वो खेतों वाली खुशी देनी है मुझे। हम करेंगे ना जुगाड़। तेरी इसी जिद के आगे तो मैं हार जाती हूँ। ठीक है मेरी माँ, जब इतना बड़ा जहाज दिया था तो इस पर घास फूस भी उगा ही लेंगे। रात के 12 बज रहे थे। जहाज पर पूरा परिवार नींद सो चुका था। जहाज पर एक छोटी मोटर बोट थी जिसमें बैठकर चंदा और झुमकी गांव की तरफ बढ़ रही थी। अरे झुमकी, अगर किसी ने हमें इतनी रात को मिट्टी खोदते देख लिया तो सोचेंगे कि हम चुड़ैले हैं। दोनों गांव किनारे पहुंचकर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदती हैं, बोरों में भरकर बोट से जहाज तक ले जाती हैं। यही सिलसिला रात भर चलता है और सुबह तक चंदा झुमकी बहुत मिट्टी इकट्ठा कर लेती है। ले झुमकी, हो गई मिट्टी इकट्ठा, अब तो खुश है ना? अभी और भी काम करना है चंदा, ये तो बस शुरुआत है। अगली सुबह जब सारा परिवार जहाज पर इतनी सारी मिट्टी देखता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये रात भर में हमारे जहाज पर मिट्टी का पहाड़ कहां से आ गया? हम तो समंदर के बीचों बीच है ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये मिट्टी यहाँ लाया कौन है? ये मिट्टी मैं और चंदा लेकर आए हैं। आप लोग इतना हैरान मत होइए, अब इस जहाज पर एक सुंदर सा खेत भी बनेगा। खेत? भाभी आप मजाक कर रही हो ना? जहाज पर खेत कैसे बन सकता है? अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, यहाँ खेत बहुत अच्छे से बनेगा और उसमें बहुत सुंदर सुंदर पौधे भी लगेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। मुझे पता है झुमकी, उस शाम मैंने समुद्र को देखते हुए जो कहा था वो तूने सुन लिया था ना। उसी के लिए तू रात भर जागकर ये मिट्टी लेकर आई है ना। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, बस आप देखती जाइए कि आपकी ये झुमकी आपके लिए क्या क्या करती है। आपका हर सपना अब इस जहाज पर पूरा होगा। दोपहर का समय हो जाता है। झुमकी और चंदा जहाज के एक बड़े हिस्से पर मोटी पॉलीथीन बिछा रही हैं ताकि जहाज के लोहे को कोई नुकसान न पहुंचे। झुमकी, अगर किसी को पता चला कि हम जहाज पर खेती कर रहे हैं तो लोग हमें पागल कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे। कहने दे जो कहता है, ये पागलपन मेरी माँ जी की खुशी के लिए है चंदा। दोनों मिलकर उस पॉलीथीन पर मिट्टी बिछा देती हैं और चंदा ने कुछ पुराने डिब्बों को काट कर स्टाइलिश गमले बना दिए थे। यहाँ हम टमाटर लगाएंगे, यहाँ हरी मिर्च और उस तरफ कुछ फूल के पौधे लगाएंगे। चंदा जल्दी से खेत की चारों तरफ लकड़ी की मजबूत बाउंड्री भी तैयार कर देती है। और ये बन गई हमारी खेत की बाउंड्री। ले झुमकी, अब इसमें बस पानी डाल दे और तैयार हो गया हमारा खेत। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। झुमकी ने रसोई के कचरे और वेस्ट सब्जियों से खेत के लिए अच्छी खाद भी बनाई थी जिससे पौधे और अच्छे उग रहे थे। कुछ और समय बीत जाता है और अब खेत पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था।
हे मेरे भगवान, ये मैं सपना तो नहीं देख रही। समुद्र के बीच मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू, ये हरियाली, ये सब सच में है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसा लगा आपको आपका ये खेत माँ जी? क्या कहूँ मैं तुझे, ये तो बस मैंने एक बार सपने में सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हकीकत में भी हो सकता है। तूने तो मेरा वो हर सपना सच कर दिया जो मैंने सोचा था। मेरी बहू तो इस दुनिया की सबसे बेस्ट बहू है। बस बस माँ जी, मुझे रुलाइए मत। अगले दिन सुबह का समय था, सूरज उग रहा था। सारा परिवार हरे भरे खेत में बैठा हुआ था और सभी चाय नाश्ता कर रहे थे और सभी बहुत खुश थे। बापू, कसम से मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव के पुराने वाले खेत में बैठा हूँ। बस दूर से कोई ट्रैक्टर की आवाज आ जाए तो मजा ही आ जाए। भैया, ट्रैक्टर तो नहीं है, पर हमारी कैप्टन चंदा का इंजन जरूर आवाज कर रहा है। अरे मजे लो इस ठंडी हवा के। आज तो मैं अपने हाथों से लौकी तोड़ूंगी और शाम को लौकी का हलवा बनाऊंगी तुम सबके लिए। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सारा परिवार सो चुका था। तभी समुद्र में एक और जहाज आता है जो कि समुद्र के लुटेरों का जहाज था। ए सरदार जी, उधर देखो, उस जहाज पर तो सारा पूरा बगीचा लगा हुआ है। पक्का अंदर कोई बहुत बड़ा स्टेट पार्टी है। आज तो मोटा माल हाथ लगेगा। अरे तो देर किस बात की है, डालो रस्सियां, लूट लो सब कुछ। सभी लुटेरे जल्दी से रस्सियों के सहारे जहाज पर पहुंच जाते हैं। उठ जाओ सबके साथ, जो भी माल पानी है चुपचाप निकाल कर बाहर रख दो, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। शोर सुनकर सभी घर वाले जाग जाते हैं और जल्दी से बाहर निकलते हैं। कौन हो तुम लोग और हमारे जहाज पर कैसे आए? खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया। अरे ओ बढ़िया, तू बड़ी झांसी की रानी बन रही है। ये जो हाथ में सोने की चूड़ियां पहनी है ना, जल्दी से निकाल कर दे दे, वरना यही तेरा काम तमाम कर दूंगा। झुमकी और चंदा कंट्रोल केबिन के पास खड़ी होकर ये सब देख रही थी। फिर झुमकी और चंदा जल्दी से लुटेरों के सामने आती हैं। बाप रे बाप, बचाओ, शार्क, बहुत बड़ी शार्क आ गई जहाज पर, पीछे देखो, शार्क। शार्क का नाम सुनते ही सारे लुटेरे घबराकर एकदम से पीछे समंदर की तरफ पलटकर देखने लगते हैं। इसी हड़बड़ी का फायदा उठाकर चंपा चुपचाप एक बड़ा सा इंजन ऑयल का डिब्बा लाती है और फर्श पर पूरा तेल फैला देती है। अबे कहाँ है शार्क? मुझे तो कुछ नहीं दिख रही है। समुद्र में नहीं, शार्क तेरे पीछे खड़ी है कमीने। जैसे सभी लुटेरे पीछे मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वो सभी तेल पर फिसल जाते हैं और बुरी तरह से गिर जाते हैं। हाय हाय मेरी कमार है, अबे ये तेल कहाँ से आ गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जी को हाथ लगाने की? तूने मेरी माँ जी को डराया। सोने की चूड़ियां चाहिए तुझे? अब मैं देती हूँ तुझे चूड़ियां। झुमकी जल्दी से एक डंडा उठाती है और सभी लुटेरों को पीटना शुरू कर देती है। सभी लुटेरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अरे बाप रे, अरे बचाओ इस चुड़ैल से, अरे सरदार भागो यहाँ से, ये तो हमें जान से मार देंगी। भागोगे कैसे? आज तो इन सब की अच्छे से खातिरदारी होगी। झुमकी और चंदा मिलकर उन लुटेरों को डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर देती हैं और फिर उन्हें रस्सियों से बांध देती हैं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, अभी पुलिस आती ही होगी, फिर पुलिस भी तुम्हारी खातिरदारी करेगी। तभी अचानक गंगा देवी बेहोश होकर गिर जाती हैं। माँ जी आंखें खोलिए माँ जी। सागर जल्दी बोट निकालो, माँ जी को अस्पताल ले जाना होगा। पूरा परिवार जल्दी से गंगा देवी को बोट से हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर जल्दी से गंगा देवी का इलाज शुरू करते हैं और कुछ समय बाद बाहर आते हैं। अरे डॉक्टर साहब, गंगा कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? रोइए मत, मैं सीरियस इसलिए हूं क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस नहीं देखा। डॉक्टर साहब पहेलियां मत बुझाइए, मेरी सासू माँ ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? वो बिल्कुल ठीक है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके शरीर से कैंसर के लक्षण अपने आप कम हो रहे हैं। उनकी बीमारी बहुत तेजी से रिकवर हो रही है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर सच कहूं तो ये किसी मैजिक से कम नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। चमत्कार, मतलब मेरी माँ अब मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो हमारे साथ रहेगी। हाँ सागर, और ये चमत्कार किसी दवा से नहीं बल्कि सच्ची खुशी ने किया है। पिछले कुछ दिनों से मैं इन्हें जो सुकून, प्यार और खुशी मिली है, उसने उनके शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा कर दी है। आप लोगों ने जो भी किया है उसने उनकी जिंदगी बढ़ा दी है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे भगवान, मेरी माँ जी को मुझसे दूर नहीं किया तूने। कुछ दिनों बाद गंगा देवी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। फिर पूरा परिवार एक साथ जहाज पर वापस लौट आता है। लुटेरों ने जहाज को तोड़ फोड़ दिया था, लेकिन झुमकी और चंदा ने सब कुछ ठीक कर दिया था और उन्होंने जहाज को पहले से और ज्यादा सुंदर बना दिया था और जहाज पर पहले से ज्यादा हरियाली भी हो गई थी।
अरे ये सब इतनी जल्दी कैसे ठीक कर दिया तुम दोनों ने? ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे माँ जी, आपकी बहू है ना, ये 24 घंटे बिजली की तरह दौड़ती है। मुझे भी चैन से सोने नहीं दिया। कहा मेरी माँ जी के आने से पहले उनका जहाज एकदम चकाचक होना चाहिए। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। सूरज डूब रहा था। सारा परिवार हरे भरे खेतों के बीच में बैठा हुआ था और सभी चाय पी रहे थे और सभी साथ में बात कर रहे थे। भाभी मान गए आपके इस दिमाग को। समुद्र के बीच जहाज पर खेत तो लगा दिया आपने। अब मैं सोच रही हूँ कि एक गाय भी लाकर यहीं बांध लेते हैं, फिर तो अपना पूरा का पूरा गांव ही समुद्र में तैरने लगेगा। अरे नैना, गाय का तो पता नहीं, पर भाभी से बचकर रहना। ये झुमकी है, इसके साथ रही ना तो बादलों पर भी हल चलवा देगी। मैंने तो जहाज का कप्तान बनने का सोचा था, पर इसने मुझे समुद्र का किसान बना दिया। लोग कहते हैं बेटियां घर को स्वर्ग बनाती हैं, पर मैं कहती हूँ हर घर में तेरी जैसी बहू हो तो कोई सास बुढ़ापे में ना रोए। तूने मेरी खातिर नींद छोड़ी, ताने सहे, मेरी डांट भी, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बस दिन रात मेरा सपना पूरा करती रही। सच में तेरी जैसी बहू इस दुनिया में कोई नहीं है। बापूजी, माँ जी, आप लोग मुझे रुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। सच कहूँ तो ये जहाज, खेत, समुद्र सब फीके हैं। असली दौलत माँ बाप का प्यार है जो मुझे कभी नहीं मिला, पर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। माँ बाप बच्चों के सपने पूरे करते हैं, पर कम ही बच्चे उनके सपने पूरे करते हैं, और ये मौका मुझे मिला। बस आप दोनों की ये मुस्कान ही मेरी जन्नत है। आपका आशीर्वाद ही मेरी असली खुशी है।